1857 1857 वो साल जब भारत में हुई पहली एक क्रांति, एक विद्रोह, एक गदर, जिस गदर के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन छीन लिया और किसको दे दिया? ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्टली भारत का सरकार सौंप दिया। 1857 की क्रांति पर पूरा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। मगर आपने देखा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हो गई, गदर हो गया, विद्रोह मच गया। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी मुश्किल से उस विद्रोह का दमन किया, उसको संभाला। मगर सरकार को एक बात तो समझ में आ गई कि गुरु अपनी पॉलिसी को बदल लो। अच्छा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई थी, पहले ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर भारत की जनता। अब भारत की जनता, भारत के राज्य और सीधा ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई बीच में से। इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद एक नई पॉलिसी लेकर आए ब्रिटिश सरकार। उस पॉलिसी को कहते हैं अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। एक शब्द याद रखना, इस वीडियो के लास्ट में फिर ये शब्द लूंगा मैं, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी क्या है समझना। और इसकी कहानी हम समझेंगे कि क्यों 1947 में कश्मीर हमसे मिलना नहीं चाहता था, क्यों जूनागढ़ का नवाब हमारे से भाग रहा था, क्यों भोपाल का नवाब हमसे दूर जा रहा था, क्यों निज़ाम हैदराबाद के सरदार पटेल को भावी नहीं दे रहे थे। तभी तो फिर पोलो खेलने गए अपने पटेल साहब, मतलब हमारी सेनाएं गई पोलो खेलने, और फिर निज़ाम बोले भाई साहब भाई साहब भाई साहब हम तो मिलना चाहते हैं। ये सब लोग क्यों कर रहे थे ऐसा? क्या आज़ादी नहीं हुई थी इन लोगों की? क्या ये अंग्रेजों के अधीन थे अभी भी, या अंग्रेज से आज़ाद हो गए थे तो स्वतंत्र राज्य बन गए थे? पूरी स्टोरी समझेंगे। तो भैया 1857 के विद्रोह के बाद एक नई पॉलिसी आई, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। अभी जो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन था, एक था क्या, थोड़ा सा समझना, वर्ड टू वर्ड चलना रे, ए छोरे छोरी ध्यान रखना, वर्ड टू वर्ड चलना, समझना थोड़ा सा। सरकार ने क्या किया, देसी रियासतों को अलग अलग करने की बजाय ब्रिटिश शासन के नजदीक लाने की योजना बनाई। मतलब भैया क्या है कि यार देखो 1857 की क्रांति में उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो देसी राज्य थे अगर ये मदद नहीं करते तो यार हम तो हार गए होते। लॉर्ड कैनिंग तो बोल ही चुका था कि सिंधिया राजा अगर मेरी मदद नहीं करते तो मुझे तो बोरिया बिस्तर उठाकर इंग्लैंड ही भागना पड़ जाता। वो तो बोल चुका था, उसको अंग्रेजों को समझ में आ गई कि इन राजा रजवाड़ों को दोस्त बना के रखो, इनके साथ क्या है भैया व्हाट्सएप फेसबुक पर जुड़ाव बना करके रखो, इनके साथ में क्या है गेट टुगेदर करते रहो, इनको खाना आना खिलाते रहो, इनके घर पे जाके खाना खाते रहो, मतलब कुल मिला करके मेल मिलाप बना के रखो। तो इनको अलग अलग बांटो मत, इन सबको अपने साथ में लाओ, दोस्त बनाओ। अब इसके लिए क्या है, 1858 के बाद भारत का पूरा शासन मैंने कहा कंपनी के हाथ से निकलकर किसके आ गया, ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में, विक्टोरिया के हाथ में चला गया। अब अंग्रेजी सरकार ने यह पॉलिसी अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए ताकि आवश्यकता होने पर वो काम आ सके, ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आए, जैसे 1857 में आए थे वैसे ही ये पॉलिसी उन्होंने, मतलब इस उद्देश्य से पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। और ये जो पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन थी ना, ये वक्त वक्त पे थोड़ी सी क्या रही, बदलती गई। कैसे बदलती गई आगे समझते हैं। आपको याद होगा भाई 1857 के बाद में एक घोषणा पत्र आता है जिसे इतिहास में बोलते हैं विक्टोरिया घोषणा, विक्टोरिया घोषणा। तो भैया 1858 में इलाहाबाद से जो विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी किया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो कैनिंग ने क्या बोला था कि हम विलय की नीति का त्याग करते हैं। मतलब हम जो है अब पॉलिटिकल जो एक्सपांसन करते थे, जो मर्जर करते थे देसी रियासतों का, उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, पर क्या सच में छोड़ा था वो तो आगे पता चलेगा। तो पॉलिटिकल विक्टोरिया डिक्लेरेशन के बाद में ये भी बोला गया कि हम देसी राजाओं को गोद लेने के अधिकार की मान्यता देते हैं, यानी हम आपको
गोद लेने के अधिकार को लौटा देते हैं, आप लोग गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अंग्रेजों की ये भी नीति थी कि बैड गवर्नेंस, कुशासन के आधार शासकों, कुशासन के लिए शासकों को अब दंडित किया जाए या आवश्यक पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय ना किया जाए। मतलब बोले कोई राजा अगर बड़ा खराब काम कर रहा है ना, उसको हटा दो, पर राज्य को हड़पो मत। ये उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। इस विक्टोरिया घोषणा पत्र में उन्होंने डिक्लेयर ऐसा कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि सन 1876 का दौर आया। 1876 याद करो भैया, वो लिटन के टाइम पीरियड की बात हो रही है। 1876 में क्या किया, देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप देने के लिए, यानी अभी ब्रिटिश सुप्रीमेसी तो है, ठीक है, ब्रिटिश सर्वोच्चता तो देसी रियासतों पर, राजाओं पर है ईस्ट इंडिया कंपनी की, पर उसको ब्रिटिश सरकार की, पर उसको अब लीगलिटी देने के लिए, वैधानिक रूप देने के लिए क्या हुआ, लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया। याद रखना, इसके लिए दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार 3 बार होता है भारतीय इतिहास में, याद रखिएगा 3 बार। इसमें क्या होता है, विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि भी दे देता है लिटन, और भारत के सभी राजाओं का, मतलब भारत की जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सब का हेड डिक्लेयर कर देता है कौन, लिटन। किसको, विक्टोरिया को। और यहीं से विक्टोरिया जो है उसको, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लिटन के बारे में, ठीक है। तो ये घटना हुई थी 1876 में, ठीक। अब क्या हुआ, इसके पहले कौन थे भाई, इसके पहले भारत के सारे राजाओं का मुखिया कौन होता था, मुगल, मगर मुगल की जगह अब कौन आ गई, विक्टोरिया आ गई। तो सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता की स्थान ग्रहण कर लिया। अब जो सुप्रीमेसी पहले मुगलों की थी, अब कौन हो गया, ब्रिटिश हो गया। तो भारतीय रियासतें अब पूरी तरह से किसके अधीन हो गई, अंग्रेजों के अधीन हो जाती हैं। इस काल में अधीनस्थता के साथ साथ राजनीतिक एकीकरण की भी प्रवृत्ति सामने है। अधीनस्थता मतलब सबऑर्डिनेटर तो रहे, मगर राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का पॉलिसी भी आपको देखने को मिला। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब एक जैसी पॉलिटिकल पॉलिसी, जैसे आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक, पोस्ट, सड़कें, प्रेस, शिक्षा व्यवस्था, इन सब ने राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाई, क्योंकि ये सब कंपनी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में राज्य थे, और इन सब राज्यों में ब्रिटिश सरकार अपने आर्थिक हित देखती थी, अपने इकोनॉमिकल प्रॉफिट देखती थी। अपने लिए उसको चाहिए थे ऐसे लोग जो उनकी भाषा को समझ सके, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए। उनको चाहिए था कि भारत के लिए मार्केट तक पहुंच बढ़े, इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया। उनको चाहिए थे कि उनकी सेनाओं का आवागमन अच्छे से हो सके, इसके लिए उन्होंने सड़कें बनाई। तो एक तरह से सभी राज्यों के अंदर ही मॉडर्नाइजेशन उन्होंने शुरू किया, और इस मॉडर्नाइजेशन की बदौलत भारत में पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की फीचर दिखाई देती है, और वही पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बाद में भारत का राष्ट्रवाद बना। और उस राष्ट्रवाद के झंडे को पकड़कर कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत का झंडा यूनियन जैक लाल किले से उतार फेंका। कैसे, आज़ाद भारत की कहानी जब हम पढ़ेंगे अभी फ्रीडम मूवमेंट, उसमें ये चीज़ें बहुत सारी आएंगी, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि के बाद कई सारी चीज़ों को और बदला। क्या बदला, आगे देखते हैं। तो जैसे राजनीतिक एकीकरण बढ़ता है, उससे भारत का राष्ट्रवाद भी बढ़ता है। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ कुछ नई पॉलिसी अपनाई। धीरे धीरे मैंने कहा ये जो पॉलिसी पैरामाउंटेंसी वाली है, जो ये बदलती रहेगी, अधीनस्थ संघ की नीति वक्त वक्त के साथ बदलती रहती है। देसी राजाओं ने क्या किया, सुव्यवस्थित शासन तो नहीं चलाया, और क्योंकि अब सेना पर उनका नियंत्रण नहीं, उनका कोई जवाबदेही नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, और साथ ही साथ में पूरी तरह से कैसे हो गए, दुराचारी भी हो गए कई लोग, और शासन प्रशासन में उनका मन नहीं लगता था। तो वो क्या हुआ, जन कल्याण की जगह विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। विलासितापूर्ण जीवन मतलब एक तरह से हम कहें तो लग्जरियस लाइफ जीने लगे, और इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया उनके राज्यों में और इंटरफेयर करने का। जगह जगह पर विद्रोह भी होने लगे। कई सारे राज्य ऐसे थे, राजा ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ नाम के राजा थे, और अपना जो सम्मान थे, उस सम्मान को वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने में ही सम्मान समझते थे। पुराना वो गौरव, वो तलवार, वो
जन कल्याण, वो सब चीज़ें खत्म हो गई थी। कुछ राजा ऐसे थे जो बहुत फेमस हुए जन कल्याण के लिए भी, मगर कई सारे राजा ऐसे नहीं थे, तो उनके साथ क्या, जनता के साथ कठोर व्यवहार अपनाया। अब 19वीं सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जो कुप्रशासन था, बैड गवर्नेंस, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, इन मामलों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर किया सभी जगह पर। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जो है वो शुरू हो गया इन देसी रियासतों में। अब धीरे धीरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ़ा और जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे वो पूरी तरह से इंटरफेयर करने लगे और राज्यों को बहुत से अधिकारों से उन्होंने वंचित कर दिया। बहुत सारे अधिकार, ब्रिटिश सरकार को हर वक्त इनको पैसा भी देना होता था, टैक्स भी देना होता था, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, लगान में बढ़ोतरी कर दी गई। आपने लगान मूवी देखी होगी ना, किस तरह से ब्रिटिश सेना जो है इंटरफेयर करती थी इंटरनल मामलों में भी। तो अब ये कुप्रशासन के आरोप में शासक को हटा सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। शासक को कोई विदेशी उपाधि भी स्वीकार नहीं कर सकता था। उत्तराधिकार का टैक्स उनको देना पड़ता था कि अगर मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा तो उसको टैक्स चुकाना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। कानूनों में सरकार का हस्तक्षेप किया गया। कई सारे ऐसे लॉ बनाए गए जो ब्रिटिश सरकार के हित में बनाए गए। सिक्कों का चलाने का अधिकार उनसे छीन लिया। ऐसे कई सारे जो है हस्तक्षेप डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ने शुरू कर दिए, यानी वो उस पॉलिसी से बदल गए जो विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया था। और ये हस्तक्षेप कर्जन के टाइम पे बहुत बढ़ गया। कर्जन ने बहुत सारे देसी रियासतों में इंटरफेयर किया। नरेशों की संरक्षण की गारंटी देकर उनको अपना आज्ञाकारी बनाया। भाई जो राजा थे उनको गारंटी दिया कि हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, तो वो अपने उनके अधीन हो गए, अंग्रेजों के आज्ञाकारी बन गए। तो दमनकारी शासकों के खिलाफ जनता के कल्याण के पोषक के रूप में भी छवि बनाई। कई सारी जगह पर विद्रोह होने लगे थे, उन विद्रोह के खिलाफ भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार जनता के हित में भी काम करती हुई दिखाई दी। लॉर्ड मिंटो के समय पर संबंधों में एक नया मोड़ देखने को मिला, क्योंकि आपको याद होगा लॉर्ड मिंटो आया था, उस समय पर बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी मूवमेंट। तो बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी जो थी ताकतों का मुकाबला, मतलब जो नेशनलिस्ट पावर्स थी, स्पेशली कांग्रेस, उनका मुकाबला करने के लिए ये देसी नरेश उसको जरूरी लगे। तो उसने क्या किया, देसी राजाओं को फिर से अंग्रेजी सरकार के फेवर में लाने की पॉलिसी अपनाई और एक तरह से हस्तक्षेप की एक नई नीति का आरंभ हो गया। लॉर्ड मिंटो ने नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपना ली देसी राज्यों के साथ में कि भाई हम आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद भी मैच्योर हो गया था, नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, कई सारे नए नए पॉलिटिकल लीडर आ रहे थे, बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे फिर वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे कई सारे अनगिनत पॉलिटिकल लीडर्स थे जो इस राष्ट्रवाद की धारा को आगे बढ़ा रहे थे। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट मैच्योर हो गया था। राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अब ये सोचा गया कि हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म करने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म किया और 1935 का एक भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया। भारत शासन अधिनियम जब पारित किया था तो उसके तहत एक संघ यूनियन बनाने की बात हुई थी। तो भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई 1935 के अधिनियम में। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देसी रियासतों ने ब्रिटिश सरकार के साथ यूनियन बनाने से मना कर दिया था। फिर क्रिप्स मिशन आया, वेवेल योजना आई, कैबिनेट मिशन आया। इन सब के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया और देसी रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में करने की योजना बनाई गई। बाद में आपको याद होगा माउंटबेटन योजना आई और माउंटबेटन योजना से ब्रिटिश सर्वोच्चता मतलब जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी थी, वो पैरामाउंटेंसी क्या हो गई, खत्म हो गई। कैबिनेट मिशन के बाद में माउंटबेटन योजना में, क्योंकि माउंटबेटन की योजना में क्या था कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे। ये तो टुकड़ा हुआ किसका, विभाजन हुआ किसका, ब्रिटिश भारत का, मतलब वो भारत जो सीधा ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में था। मगर देसी रियासतों का क्या, 565 से ज्यादा देसी रियासतें थी ना, उनका क्या, तो अभी तक तो वो किसके कंट्रोल में थी, मतलब उनके ऊपर एक अम्ब्रेला कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश सरकार का। वो अम्ब्रेला अब हट जाएगा, वो अम्ब्रेला हट गया तो ब्रिटिश सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन,
और जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी खत्म हो गई, सारे 565 रियासतें स्वतंत्र हो गए, उस पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में वो पहले थे। मगर बस अफसोस ये कि उनके पास अब वो पावर नहीं थी। तो उसने कहा माउंटबेटन ने कि या तो आप भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या स्वतंत्र रह लो। इसीलिए जूनागढ़ का नवाब बोला हम तो स्वतंत्र रहेंगे, कश्मीर का राजा हरि सिंह बोले स्वतंत्र रहेंगे, निजाम बोला स्वतंत्र रहेंगे। मगर पटेल साहब को ये बात मालूम थी कि स्वतंत्र तो नहीं रह सकते, क्योंकि इनका भले ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी खत्म हो गई हो, मगर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की जगह अब राष्ट्रीय एकता आ चुकी है। अब हमें यूनियन बनाना पड़ेगा। तो इन देसी रियासतों को फिर पटेल ने अलग अलग तरीक़ों से भारत संघ में मिलाया और इसीलिए उनको भारत की यूनिटी भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को यूनाइटेड किया और उनके सम्मान में हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई। तो यहाँ तक ये ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी रही, किनके प्रति? देसी रियासतों के प्रति। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर। इसके बाद में चैप्टर नंबर 13 हम आगे पढ़ेंगे। तो भैया किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 12 था और ख़ास तौर पे अगर कहीं पर भी गड़बड़ लगे MPPSC की टेस्ट को लेकर, अब भाई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है ना, आप लोग हमारी इंक्वायरी, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंक्वायरी हो तो हमसे कांटेक्ट कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, लिंक आपके कमेंट बॉक्स में है। टेलीग्राम पे रोज़ आपको टेस्ट भी मिलता है और मिनी टेस्ट और MP का जो टेस्ट है वो आपको वीडियो के तौर पे मिलता है यूट्यूब पर। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए और फैलाते रहिए यार, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, क्या टेंशन लेना, ठीक है ना। तो चलिए देखो क्या है, रोज 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 टेंशन नहीं पालना, रोज रोज टेंशन नहीं पालना, रोज रोज पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।